गाइस लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था? ओके, नाउ अलजेब्रा हेडिंग डालो। algebraic operations on complex number. algebraic operation on complex number. algebraic operations से मतलब हमारा होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट एडिशन, ठीक है। लेट z1 comma z2 belongs to capital Z and z1 is equal to a plus iota b, z1 is equal to a1 plus iota b1, z2 is equal to a2 plus iota b2। चाहो तो ऐसे लिख लो, थोड़ा a1 b1 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ABCD कर लो। where a comma b comma c comma d belongs to R, रियल नंबर है सारे, ठीक है। देन z1 प्लस z2 is equal to a plus iota b plus c plus iota d, which can be write a plus c iota common b plus d implies real part of z1 plus z2 is equal to a plus c, imaginary part of z1 plus z2 is equal to b plus d। ये बात है एडिशन की, कॉपी करो, देखो फटाफट से, फिर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे।
सब्ट्रैक्शन। प्लस हटा देना, चलो हटाए दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉपी करो, सब्ट्रैक्शन का ये ओके बेटा, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई किया, क्या आया, ए सी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। तो ए सी
आयोटा कॉमन, बी सी प्लस ए डी प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस real part of Z1 Z2 is AC minus BD. Imaginary part of Z1 Z2 is BC plus AD. कॉपी करो। ओके मैंने क्या कहा था, आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहता, बताया था ना मैंने। आयोटा को हम डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं छोड़ते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, प्लस का बी डी।
माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ए सी प्लस बी डी, आयोटा कॉमन, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू कॉपी करो। नोट डाल के नीचे लिखना। z1 upon z2 is exist if z2 is not equal to 0।
सेकंड पॉइंट नोट में, if Z1 and Z2 are equal, then real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z1. That is A plus iota B is equal to C plus iota D if A is equal to C and B is equal to D. कॉपी करो फटाफट. Some important laws. पहले इनको थोड़ा सा याद कर लो. 8 लॉ है. पहला कम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, पांचवा आपका रहेगा कैंसिलेशन लॉ एंड सिक्स्थ आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ. 7 laws are there. Again I am repeating: कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिमॉर्गन, डिस्ट्रीब्यूटिव और कैंसिलेशन. ठीक है, तो इसी ऑर्डर में इनको करते हैं. पहला आपका आएगा कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ किसमें एप्लीकेबल है, किसमें नहीं है, हम ये देखेंगे. ठीक है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहला कम्यूटेटिव लॉ। इसके लिए कंपलसरी है कि हम ये कहें Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू Z। अगर ऐसा है उस केस में Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 ऑलवेज। कम्यूटेटिव लॉ ये कहती है अगर मैं किसी गिवन डेटा को इन्वर्सली ऐड करूं या इन्वर्सली ऑपरेट करवाऊं, जो भी ऑपरेशन हमें दे रखा है, तो रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो वही हमने किया है, यहाँ पे रिवर्सली ऑपरेट करवा दिया उसको। सिमिलरली अगर मैं ऐसा इसमें कहूँ Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1, तो दे बोथ आर नेवर इक्वल। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, या करेक्ट होता है ऐसा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। Z1 अपॉन Z2 इज नेवर इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। कॉपी करो। सेकेंड, एसोसिएटिविटी लॉ। इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। इसके लिए बेसिक कंडीशन ये है Z1 Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू Z। अगर ऐसा है तो उस केस में Z1 प्लस Z2 का रिजल्ट अगर हम Z3 में ऐड करें, एक मिनट बेटा इंक डाल लो। पहले दो का सम करके मैं थर्ड में ऐड करूं, या फिर लास्ट टू का सम करके फर्स्ट में ऐड करूं, दे ऑल आर इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं होता उन दोनों में। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो यदि हम यहाँ पे कर रहे हैं तो Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इज नेवर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, क्योंकि माइनस खोलेंगे तो Z3 प्लस का हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, Z1 Z2 को अगर हम Z3 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स ऑलवेज इक्वल Z1 और Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का डिवाइड लगाओ 3 में। Z1 Z2 में Z3 का डिवाइड लगा रहे हैं, इट नेवर बी इक्वल Z1 डिवाइडेड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z3। एक फ्रैक्शन में एक नंबर का डिवाइड लगाओ, एक नंबर में फ्रैक्शन का डिवाइड लगाओ, तो हाउ इज इट पॉसिबल दे बोथ आर इक्वल? तो कहने का मतलब ये हुआ एसोसिएटिव लॉ किस किस में एप्लीकेबल है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव लॉ किस किस में एप्लीकेबल है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। अब बात करते हैं एक प्रॉपर्टी और। बेटा आप लोग अभी रफ में कॉपी कर रहे होंगे, जब फेयर आउट करो तो इसको फर्स्ट नंबर पे कर लेना, थर्ड प्रॉपर्टी को जो मैं लिखवा रहा हूँ। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लो, वही Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू Z। आप लोगों के क्या है, डिमॉर्गन नहीं आती है यहाँ पे, बहुत बेसिक लेवल पे आती है डिमॉर्गन, मतलब ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं आती है, इस वजह से हम उसको जो है थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। लाइक सेकेंड ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से जब बुक आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इतना ही पढ़ते हैं अभी इसके बारे में। क्लोजर लॉ है। अब क्लोजर लॉ क्या कहती है हमारी? ये कहती है कि Z1 प्लस Z2 जो है वो आपका Z में बिलोंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने करके देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आ रहा था,
तो यानी जेड में बिलोंग करेगा। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 बिलोंग करना चाहिए जेड में, तो वो भी कर रहा था, हमने करके देखा है। Z1 Z2 बिलोंग करना चाहिए जेड में, ये भी हो रहा था, हमने देखा था। और Z1 अपॉन Z2 भी बिलोंग करना चाहिए जेड में। क्लोजर का मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट जिस ग्रुप के ले रहा हूँ, यानी कि जिस सेट के ले रहा हूँ, उनका ऑपरेट करवाने पे जो रिजल्ट आए वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए। तो हमने वही ले लिया, चेक करा हमने, आ रहा था चारों में। तो ये फर्स्ट नंबर पे रहेगी और ये सेकंड थर्ड पे रहेगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मीनिंग समझो पहले तो, कि आइडेंटिटी लॉ कहती क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी ऐसी वैल्यू से ऑपरेट करवाना गिवन एलिमेंट को कि उसका रिजल्ट वही आए वापस। गिवन एलिमेंट को किसी ऐसी वैल्यू से ऑपरेट कराओ कि उसका रिजल्ट वापस वही मिले, ठीक है। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, जेड बिलोंग्स टू जेड, अगर मैं जेड में जीरो ऐड करूं तो वापस जेड आएगा, और जीरो में जेड ऐड करूं तो भी वापस जेड आएगा। आइडेंटिटी लॉ दोनों तरफ से एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी वैलिड होती है। कहने का मतलब है जेड प्लस जीरो, जीरो प्लस जेड, दोनों का रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। कोई इश्यू यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को? क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा? नहीं, जेड माइनस जीरो, ये जीरो क्या है यहाँ पे? ये जीरो नहीं है, इसको वैसे हम ओ साउंड करते हैं, बट ये जीरो आप लोग साउंड कर सकते हो, बिकॉज ये डार्क होता है, वो लाइट होता है। तो जीरो इज अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन। नाउ जेड माइनस जीरो इज इक्वल जेड, बट इट्स नेवर इक्वल टू जीरो माइनस जेड, क्योंकि जीरो माइनस जेड का रिजल्ट माइनस जेड आता है, तो यानी ये एप्लीकेबल नहीं है मल्टीपल के लिए। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लें? यहां से क्या रिजल्ट निकला बेटा एडिशन वाले से? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या आएगा? Z1 को यदि मैं ऑपरेट कराऊं आई से, आई यहाँ पे वर्क करता है वन की तरह, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा जेड। या फिर आई से ऑपरेट कराऊं जेड को तो भी रिजल्ट आएगा जेड, वेयर आई इज यूनिट complex number, that is I is equal to 1 plus iota 1, implies I is
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। बट अब हम बात करें डिवाइड की। जेड बाय आई तो जेड होता है, बट आई बाय जेड इज नेवर इक्वल टू जेड। ठीक है, तो दोनों का यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉट इट। अब एक बार कॉपी करो बेटा, ऊपर के एलिमेंट हटाएंगे और फिर दूसरी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कॉपी कर लो एक बार फटाफट से आप लोग। टेबल थोड़ा बड़ी बनेगी, प्रॉपर तरीके से बनाना। ये लास्ट में बेटा Z1 अपॉन में Z2 अपॉन Z3 है। Z1 में हम डिवाइड लगा रहे हैं Z2 अपॉन Z3 फ्रैक्शन का।
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा सारों ने। 3 बच्चों ने करा है, जल्दी करो बेटा। चलिए देखिए इससे आगे इनवर्स लॉ। सेम फॉर्मेट, जेड बिलोंग्स टू जेड हमने माना है इसमें। नाउ इनवर्स का मतलब समझो पहले। एक ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करवाना कि रिजल्टेंट गिवन एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट कराओ कि रिजल्टेंट एलिमेंट जो आए वो क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। दोबारा समझा रहा हूं, इनवर्स लो का मतलब है गिवन एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट कराओ कि जो रिजल्टेंट एलिमेंट हमें मिले, ठीक है, वो क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट। बट कंडीशनल यहां भी सेम है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से ऑपरेट होना चाहिए वो, ठीक है। तो हमने यहाँ जो लिखा वो इस तरीके से लिखा एडिशन के लिए, और जिनके लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती उनके लिए फिर इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन ही क्या है कि ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट कराओ कि रिजल्टेंट एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी। जिनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होती तो इनवर्स तो कैसे एग्जिस्ट होगी। अगर मैं जेड में माइनस जेड को ऐड करूं तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट एलिमेंट ओ आएगा। फ्रॉम बोथ साइड्स, that is z multiply with z inverse is equal to z inverse multiply with z. Minus z negative given element is additive inverse element of z. Z inverse is multiplicative
element of Z. Division not exist. कॉपी करो. Sixth law. कैंसिलेशन लॉ, ये भी सिर्फ उन्हीं में एग्जिस्ट करती है जिनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है. Then Z1 plus Z2 is equal to Z3 plus Z2. इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. CL लिखा है मैंने आखिरी में. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. राइट कैंसिलेशन लॉ. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. LCL लिख रहा हूं डायरेक्ट अब. RCL. इनवर्स लॉ रिपीट करूं बेटा. इनवर्स लॉ का मतलब ये है एक ऐसे एलिमेंट की एग्जिस्टेंस की बात करना जिससे गिवन एलिमेंट को ऑपरेट कराएं तो रिजल्टेंट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आए. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. इनवर्स एलिमेंट का मतलब है एक ऐसे एलिमेंट को एग्जिस्ट करवाना जिससे गिवन एलिमेंट को ऑपरेट कराने पे रिजल्टेंट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो. तो देखो हमने एक ऐसे एलिमेंट की एग्जिस्टेंस बताई यहाँ पे जो क्या है गिवन एलिमेंट से ऑपरेट कराने पे रिजल्टेंट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट देता है. एडिशन का आइडेंटिटी 0 है ना. सिमिलरली एक ऐसे एलिमेंट की हमने एग्जिस्टेंस बताई यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट से ऑपरेट कराने पे रिजल्टेंट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट देता है. आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन. लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए, फ्रॉम बोथ साइड्स. ये सब सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कैंसिलेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव उन्हीं की एग्जिस्ट होती है जो आइडेंटिटी रखते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और दोनों का कमांड लॉ बनेगा. क्या बनेगा देखो.
Z1 प्लस Z2 को ऑपरेट कराओ Z3 से तो रिजल्ट आएगा Z1 Z3 Z2 Z3। सिमिलरली Z1 से ऑपरेट करवाओ Z2 प्लस Z3 को तो रिजल्ट आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग डिफाइन नहीं होगी, ये सिर्फ पर्टिकुलर लॉ है। जब आप लाइंस खींचो तो ये सबके लिए है, कॉमन रहेगी दोनों के लिए। एट्थ लॉ मैंने बताया था आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आती है डिमॉर्गन। डिमॉर्गन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अभी, सिर्फ थोड़ा सा आएगा यूज, वो भी मैं बता दूंगा जहाँ पे आएगा। वो आपके सिर्फ कॉन्जुगेट नंबर जब हम निकालेंगे तब काम आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरी बहुत बड़ी है इसकी।